Hello everyone, this is me Samra Khan and I welcome you all to this YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसका आज पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहला केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। तो MC मेहता के और भी केसेस हैं, तो इसलिए इसमें डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो 1987, और इसको हम लोग ओलियम गैस लीक के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हुआ क्या था कि कोर्ट ने डिसअप्रूव किया था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल पहली बार दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ था इसी केस से, MC मेहता केस से। तो ये जो दो वर्ड है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये दोनों होता क्या है? तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी दोनों लॉ ऑफ टॉर्ट के टर्म्स हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में होता है कि कोई भी प्रॉपर प्रिकॉशन लिया गया या कुछ कुछ ऐसे चांसेस रहते हैं जिससे पार्टी के पास थोड़े चांसेस रहते हैं कि वो बच सकती है। लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में प्रॉपर प्रिकॉशन लिया गया या कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, लेकिन तब भी अगर कोई डैमेज हुआ तो कॉम्पनसेशन पार्टी को देना होगा। यही चीज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कही गई। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है वो इंग्लिश केस से आया है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल रेलैंड वर्सेस फ्लेचर से आया है। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था दुनिया में इसी केस से था, MC मेहता केस से। तो इसमें होता क्या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कि भले ही नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी की गलती ना हो, उसने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया इंटेंशनली, लेकिन उसकी वजह से कोई भी डैमेज हुआ ना, तो उस पार्टी को कॉम्पनसेशन देना ही होगा। यही चीज है। तो MC मेहता जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट फाइल करते हैं कि श्री राम फूड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है उसमें जो हजार्डस गैसेस का यूज हो रहा है वो लोगों के ये खतरा है, जान को उससे खतरा है, जो कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का इन्फ्रिंगमेंट हो रहा है। तो ये केस पेंडिंग ही था कि बीच में इसी कंपनी इंडस्ट्री से गैस लीक हो जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। तो 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस चीज का पे फैसला देती है, जजमेंट देती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का, कि कोई भी इंडस्ट्री है जो कि हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो एब्सोल्यूट लाइबल होगी। यही चीज कहा गया था। और साथ ही साथ कि अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन जो होगा, मुआवजा का जो होगा अमाउंट, वो कोरिलेट करेगा मैग्नीट्यूड और कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री से, सो इट विल बी डेटर्ड। और इसी के बाद आगे कुछ इन्वायरमेंटल लॉज आए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के की सेफ्टी के लिए। तो यही था MC मेहता केस में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। 1992 का ये केस था, जजमेंट था, जिसमें कहा गया राइट टू एजुकेशन इंक्लूडिंग अंडर आर्टिकल 21 की राइट टू लाइफ में आएगा राइट टू एजुकेशन, की एजुकेशन को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, फंडामेंटल राइट बनाया गया, यही चीज था। तो उसके बाद क्या होता है, 1992 में ये जजमेंट आता है। फिर 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 2002 में, 10 साल के बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कहा जाता है राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट है फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, कि फंडामेंटल राइट बताया गया राइट टू एजुकेशन को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और ये जो अमेंडमेंट है वो ऐड करता है आर्टिकल 21A में। 21A में राइट टू एजुकेशन है, जिसमें कहा गया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना स्टेट की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चों को 6 से 14 साल के बीच में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। यही चीज थी। उसके बाद वन थिंग आई वुड लाइक टू अनाउंस कि हमारा राइजर्स बैच चल है, जिसकी क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन डेट 20 सितंबर 2024 है, जिसमें आप लोगों को अगर डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप मेरा कूपन कोड समरा30 यूज कर सकते हैं। एंड फॉर मोर डिटेल्स स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें। एंड देन हमारा नेक्स्ट केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। 1985 का ये केस है। इसमें क्या होता है कि मोहम्मद अहमद खान जो है वो भी एक लॉयर थे। उन्होंने अपनी वाइफ को 62 ईयर्स में तलाक दिया, वही ट्रिपल तलाक दिया। एक टाइम बोला तलाक 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 हो गया। तो उसके बाद से अब ये 62 ईयर्स की थी शाहबानो बेगम। तो इन्होंने
ये क्लेम किया कि मेंटेनेंस की बात की सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो है माइलस्टोन केस है मुस्लिम वुमेन्स फाइट फॉर राइट्स के लिए। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट द राइट टू एलिमनी फॉर द मुस्लिम वुमेन एंड सेड दैट द सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एप्लीकेबल है सारे सिटीजन पे इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। कि मेंटेनेंस की बात की जाती है 125 ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1970 से, कि किसी भी विमेन का डिवोर्स होता है तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा, ये हर विमेन को, ये नहीं कि हिंदू को अलग मुस्लिम को अलग। मतलब जैसे कि मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ सेपरेट है, लेकिन तब भी ये जो है सेक्शन 125 वो सारे लोगों पे, सारे सिटीजन पे एप्लीकेबल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और एलिमनी ये वर्ड दिया है, मतलब कि मेंटेनेंस की बात की गई है। तो अब जो मुस्लिम लॉ पे भी ये चीज़ हुआ तो लोगों में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, लोग बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुए कि ये मुस्लिम लॉ में कैसे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। तो उसके बाद एक एक्ट बना, जो कि एक्ट का नाम था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986, जो कि शाह बानो बेगम के जो जजमेंट को नलिफाई करता था। और इसमें कहा गया कि जो है इद्दत पीरियड तक ही वुमेन को मेंटेनेंस मिलेगा, यही चीज कही गई, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इसके बाद से इद्दत पीरियड एक वर्ड है। इद्दत पीरियड मतलब कि हस्बैंड डिवोर्स दे देता है या हस्बैंड की डेथ के बाद जो कुछ टाइम तक विमेन रहती हैं उसे को इद्दत पीरियड बोलते हैं। तो डिवोर्स के केस में 3 मंथ तक इद्दत पीरियड होती है और डेथ ऑफ द हस्बैंड में 4 मंथ 10 डेज तक इद्दत पीरियड होती है। नाउ आवर नेक्स्ट केस इज दानिया लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का ये केस है, जिसमें ये चीज रिट पिटीशन डाल के चैलेंज की जाती है वैलिडिटी की, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986 की। और कहा जाता है कि पिटिशनर का ऐसा कहना था कि ये जो है लेस बेनिफिशियल एक्ट है, मतलब कि मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट ये लेस बेनिफिशियल है, ज्यादा अच्छा सेक्शन 125 से 128 तक का है, कि मतलब मेंटेनेंस की जो बात करता है। क्योंकि इस एक्ट के तहत क्या हो रहा है, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट ऑन डिवोर्स में कि इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलेगा, उसके बाद उस विमेन का, डिवोर्सी विमेन का क्या होता है, उसको कौन मेंटेन करेगा, उसका कुछ भी कहीं पे प्रोविजन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर जजमेंट देती है कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, कि किसी भी तरह से ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है कि कोई भी स्टेट जो है स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी पे, पार्टिकुलर कम्युनिटी मतलब मुस्लिम लॉ पे, जो कि ज्यादा बेनिफिशियल हो जनरल लॉ से, यही चीज है। और ये जो एक्ट है वो किसी भी तरह से नलिफाई नहीं कर रहा है शाहबानो केस को। तो ये चीज कही, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत चालाकी से काम किया कि एक तरह से सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे वाला जो काम होता है, कि इद्दत पीरियड तक मुस्लिम विमेन को मेंटेनेंस मिलेगा बाय मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट के तहत, और सीआरपीसी में हमेशा मिलेगा, मतलब लाइफ टाइम ऑफ विमेन, जब तक वो औरत जिंदा है डिवोर्सी विमेन उसको मेंटेनेंस मिलेगा, या जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। यही चीज कहा, यही है कि द कोर्ट इंटरप्रिएटेड द लॉ इन अ वे दैट कि does state that reasonable and fair provision of the maintenance जो कि limited to the इद्दत period and not beyond it। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट केस है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 का ये केस है। इसमें कहा जाता है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड करेगा राइट टू डाई की नहीं, ये क्वेश्चन रेज हुआ कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है ना, तो ये इंक्लूड होगा राइट टू डाई की नहीं, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आता है कि राइट टू लाइफ है वो इंक्लूड नहीं करेगा राइट टू डाई, जो कि ओवर रूल करता है जजमेंट को पी रतिनाम केस। पी रतिनाम केस में क्या होता है, राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट कहा गया था, तो उस चीज को ओवर रूल किया गया है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। लाइक कोई भी मरने का अधिकार अगर सबको दे दिया जाए तो हर कोई जाके सुसाइड करना शुरू कर देगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब कि ये गलत होगा ना, सुसाइड अटेम्प्ट टू सुसाइड हर कोई करेगा जिसका पनिशमेंट, तो ये हर कोई करने लगेगा, लेकिन नहीं, इसके लिए पनिशमेंट आईपीसी में सेक्शन 309 में अटेम्प्ट टू सुसाइड दिया हुआ है।
लेकिन अभी जो न्यू लॉ हमारे यहाँ है ना बीएनएस, उसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड का प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट थे, उनके साइड से ये कहा गया, उनका मतलब मशवरा था या प्रेशर कि कोई अगर मरना चाह रहा है, कोई अगर मतलब कोई भी बुरे हाल में ही मरना चाहेगा ना, जिंदगी से परेशान है इसलिए मरना चाहेगा, तो उसको फिर जेल में डालना ये तो सही नहीं है। बहुत से बहुत आपको करना है तो उसको डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास या काउंसलर के पास ले जाया जाए। यही चीज इसमें कही गई है। न्यू के लॉज की बात कर रही हूँ मैं कि अभी जो बीएनएस में सुसाइड का प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। बाकी जगह पे कुछ है कि टॉर्चर कर रहा है कोई, की धमकी दे रहा है कि ऐसे काम करो वरना मैं सुसाइड कर लूंगा, तो उन सब के लिए है कि अगर मेरे से शादी नहीं कर रहा है कोई तो मैं नस काट ले रहा हूँ, ऐसा कोई अगर धमकी देता है तो फिर उन सब का प्रोविजन है। लेकिन ऐसे कोई परेशान होकर के अगर सुसाइड करने का सोच रहा है तो उसके लिए बीएनएस में न्यू लॉ जो क्रिमिनल लॉ है उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट केस है अरुणा रामचंद्र शॉनबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का केस है, जिसमें यूथेनेशिया फर्स्ट टाइम इसी केस में जिक्र किया गया था। तो यूथेनेशिया क्या होता है कि अगर कोई इंसान बुरे हाल में जी रहा है, मतलब कि जैसे कोमा में है या अब उसके रिकवरी के या जिंदा ठीक होने के चांस नहीं है, वो बस सांस ले रहा है, सांस चल रही है लेकिन किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है, तो उसको मरने का अधिकार डिग्निटी के साथ है। यही चीज यूथेनेशिया में कही गई। तो यहाँ पे वर्ड दे रखा है पैसिव यूथेनेशिया और एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया। तो पैसिव यूथेनेशिया को लीगल करार दिया गया इसी केस से, अरुणा रामचंद शॉनबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और एक और होता है एक्टिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में अगर कोई मरना चाहता है तो उसे कुछ इंजेक्शन दे करके इजिली इमीडिएटली मरने का अधिकार होता है, कुछ कंट्रीज में ये चीज है। और पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि कोई इंसान वेजिटेटिव स्टेट पे है, कोमा में है और उसके रिकवरी के, ठीक होने के, जिंदा वापस नॉर्मल जिंदगी जीने के चांसेस नहीं है और वो लाइफ सपोर्टिव सिस्टम पे जी रहा है, तो उस सपोर्टिव सिस्टम को ऑफ कर देने से उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में रिकवरी के तो चांस नहीं है, तो इससे अच्छा मर ही जाए वो इंसान, तो वो चीज पैसिव यूथेनेशिया में आता है, जिसको लीगल करार दिया गया, लीगलाइज किया गया इसी केस से। इसका बैकग्राउंड जानते हैं। अरुणा शॉनबाग जो कि एक नर्स थी, जिनका रेप होता है हॉस्पिटल में ही बाई, इनसे भी मतलब कि जूनियर लेवल पे कोई कंपाउंडर या कोई था जो कि रेप करता है, और 37 इयर्स तक वो वेजिटेटिव स्टेट में रहती है, मतलब कि बस उनकी सांसें चलती रहती है और वो किसी भी तरह से काम नहीं कर सकती, आई साइट उनकी चली जाती है, कोमा में चली जाती है। तो 37 इयर्स बहुत लंबा टाइम हुआ ना, कुछ साल तक उनके पेरेंट्स उनका ख्याल रखते हैं हॉस्पिटल में, फिर उनकी भी डेथ हो जाती है, फिर कुछ फ्रेंड्स रखते हैं, लेकिन बाद में यही चीज़ कि अब तो रिकवरी का चांस नहीं है, 37 इयर्स से ऐसी ही है। तो इसी के लिए कोर्ट में केस फाइल किया जाता है कि इससे अच्छा इनके को मौत दे दी जाए, विद द डिग्निटी इनकी मौत हो जाए, कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी। द कोर्ट एग्जामिन्स द वेदर द इंडिविजुअल हैव राइट टू डाई विथ डिग्निटी पार्टिकुलर केस, कि अगर वेजिटेटिव स्टेट में तो दे दिया जाए। तो कैसे होगा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विदड्रॉ कर लिया जाए, जैसे कि वो सारा सिस्टम वेंटिलेटर पे जैसे कोई इंसान होता है कि ऑक्सीजन और सब कुछ लगा रहता है तभी वो जिंदा रहता है, और उसे हटा दिया जाए या ऑफ कर दिया जाए तो उसकी मौत हो जाएगी। तो यही चीज हुआ लाइफ सपोर्टिव सिस्टम। तो इनका जो रेप करता है तो उस टाइम पे क्या था कि जो पनिशमेंट इतनी कम थी कि उस इंसान रेपिस्ट को बाद में रिलीज कुछ टाइम के बाद कर दिया जाता और वो फिर नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। तो यही था अरुणा शॉनबाग केस में। तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट प्रोविजन की बात हुई। उसके बाद से हमारा दूसरा केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 का ये केस है। इसमें क्या होता है, विशाखा जो कि एक सोशल वर्कर थी, ये फाइल करती हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आफ्टर द भनवारी देवी केस के। भनवारी देवी भी क्या था कि एक सोशल एक्टिविस्ट थी, तो उनका गैंग रेप हो जाता है। गैंग रेप क्यों होता है, क्योंकि एक चाइल्ड मैरिज हो रही थी, एक 9 साल की बच्ची की शादी हो रही थी, तो वो चीज गलत था, चाइल्ड मैरिज, तो उसको वो रोकती हैं। तो वो शादी तो उस दिन रुक जाती है, लेकिन बाद में उसकी बच्ची की भी शादी करा दिया जाता है, और जिसके फैमिली मतलब जो रोका था, जिनके फैमिली में शादी हो रही थी उसमें रोका गया, तो वो लोग आकर के इनका भनवारी देवी का रेप कर लेते हैं, गैंग रेप होता है। तो इसी में कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि एक प्रोटेक्टिव मेजर होना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट जो विमेन का हो रहा है वर्क प्लेस, क्योंकि ये सोशल वर्कर थी, ये अपना काम कर रही थी। तो वर्क प्लेस पे जो भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है, रेप होता है या कुछ भी
सेक्सुअली वायलेंस चीज होता तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। यही चीज कोर्ट ने रिकॉग्नाइज की थी कि एक प्रोटेक्टिव मेजर लेना चाहिए। द कोर्ट रियलाइज द प्रॉपर लेजिस्लेशन दैट वुड डील विद द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, की एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए कि जो भी विमेन काम कर रही हैं वर्क प्लेस पे उनके साथ सेक्सुअली हरासमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट जो कि वायलेशन है आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और एक चीज और कही जजमेंट में कि एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड करा जाए सेफ एनवायरनमेंट फॉर वर्क, कि वो जहाँ पे काम करें, स्पेशली महिलाओं की यहाँ पे बात की जा रही है कि वो जहाँ पे काम करें वहाँ पे वो सेफ फील करें। और गाइडलाइन इस्टेब्लिश की गई थी प्रिवेंटिंग, रिपोर्टिंग एंड रिड्रेसल ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। बाद में विशाखा गाइडलाइंस इस चीज से आई और बाद में वही चीज बना सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क ऑफ विमेन एक्ट 2013 का ये था। तो विशाखा गाइडलाइंस में क्या था कि फिजिकल कांटेक्ट और एडवांस की बात की, या कोई भी इंसान है वो डिमांड करे या रिक्वेस्ट करे फॉर सेक्सुअल फेवर का, सेक्सुअली कलर रिमार्क शोइंग पोर्नोग्राफी एंड एनी अदर अनवेलकम कंडक्ट वेदर इट इज फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल हो। तो यही सारी चीज विशाखा गाइडलाइंस में आई थी।